चले तो लीगल में एक चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा वाला? लिमिटेशन। अब हम क्या चालू कर रहे हैं? सीआरपीसी, है ना बेटा? हमने लॉ दो तरह के पढ़े थे। कौन कौन सा होता है? सब्सटेंटिव लॉ मतलब जो दो तरह का होता है, सिविल नेचर का वो होता है जो उन पर्सन्स के एंड ऑब्लिगेशन को डिफाइन करता है जिनके ऊपर वो एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। जबकि क्रिमिनल वाला उन एक्ट या ओमिशन को बताता है जो क्या कहलाएगा? ऑफेंस या क्राइम। जैसे क्या है? आईपीसी। आईपीसी क्या है? हमारा क्रिमिनल लॉ है ना? एंड मेन लॉ को रेगुलेट करने के पर्पज से जो लॉ बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ जो होता है वो मेन लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, रेगुलेट करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, मैनेज करता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसीजरल। तो सीआरपीसी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा कौन सा लॉ है? प्रोसीजरल लॉ, जो कि आईपीसी का प्रोसीजरल लॉ है। आईपीसी क्या है हमारा? सब्सटेंटिव लॉ है। कौन सा लॉ है बेटा? आईपीसी। आईपीसी क्या है हमारा? सब्सटेंटिव लॉ है ना? जिसमें उन एक्ट या ओमिशन को डिफाइन किया गया है जो किस कैटेगरी में आते हैं? ऑफेंस के। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी में अपने को प्रोसीजर देखने को मिलेगी। जो प्रोसीजर फॉलो की जाती है, कब की जाती है? ये आवाज नहीं आई। हाँ, जब क्या होता है? कोई भी ऑफेंस होता है। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली? आईपीसी के अकॉर्डिंगली। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली? तो आईपीसी के अकॉर्डिंगली जब भी ऑफेंस होता है ना, तो उस ऑफेंस के रिलेशनशिप में हम जब प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करते हैं, केस स्टार्ट करते हैं, तो वो प्रोसीडिंग्स के अंदर प्रोसीजर वो फॉलो की जाती है जो कहां दी गई है? सीआरपीसी। ठीक। सबसे पहले हम ऑफेंस की ही डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑफेंस मतलब क्या होता है? हाँ, तो सबसे पहले हमने बोला कि एक्ट। एक्ट मतलब क्या? एक्टिविटी। ओमिशन मतलब क्या? कि कोई काम हमें करना चाहिए था बट हमने, तो वो क्या कहलाता है? ओमिशन। तो ऑफेंस में हमें यही कहा है कि कोई भी एक्ट या ओमिशन जो लॉ के द्वारा क्या बनाया गया हो? पनिशेबल। जो किसी भी लॉ के द्वारा क्या बताया गया हो, वो किस कैटेगरी में आएगा? ऑफेंस। तो ऑफेंस के लिए तीन चीजें जरूरी है। पहला, या तो क्या हो? कोई एक्ट, या क्या हो? कोई ओमिशन। हर एक्ट या ओमिशन ऑफेंस नहीं होता जब तक कि उस एक्ट या ओमिशन के लिए क्या ना हो? पनिशमेंट। अब चाहे वो पनिशमेंट आईपीसी में बताया हो या किसी भी दूसरे लॉ, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। फिर हमने देखा था कि कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 के अंदर जो कंप्लेंट की जाती है उसे भी ऑफेंस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। कैटल्स मतलब क्या थे? मवेशी, जानवर। तो अगर आपके जानवर के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को क्या पहुंचाया जाता है? नुकसान। आपके जानवर के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को या उसकी प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, ये माना जाएगा आपने ऑफेंस किया है। आपका डॉगी अगर किसी को काट लेता है, इंजेक्शन किसको लगेंगे? कुछ और सोच रहे थे ना? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर माना यही जाएगा कि जो डॉग का कौन है? ऑनर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है ना? तो उसके अगेंस्ट जब कंप्लेंट की जाएगी तो माना जाएगा कि उसने भी क्या किया है? ऑफेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है? मेंस रे मतलब क्या हुआ? गिल्टी माइंड, बैड इंटेंशन। तो दो चीजें होती है, जीएफ और, जिनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है ना? तो बीएफ मतलब क्या? अच्छा, बेड फेथ, ओके। और जीएफ मतलब क्या? तो हमें हमेशा हर काम किसके लिए करना है? कि जीएफ के लिए करना है, मतलब कि जीएफ में करना है। क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा प्रिजम्पशन होता है मेंस रिया।
क्रिमिनल लॉ यही बोलता है कि कोई भी एक्ट या ओमिशन अपने आप में ऑफेंस नहीं होता है, भले ही लॉ में उसके लिए पनिशमेंट बताया हो, बट अपने आप में वो ऑफेंस नहीं होता है। कब तक? जब तक कि वो इंटेंशनली ना किया जाए, जब तक कि वो बैड फेथ में ना किया जाए। एंड मेंस रिया 3 तरह का होता है, पढ़ा था हमने काहे के अंदर, आईपीसी के अंदर ही पढ़ा था, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस एंड और क्या था, इंटेंशन। ये 3 तरह की चीजें थी जो मेंसरिया फॉर्म करती है। इंटेंशन था, रेकलेसनेस थी और नेग्लिजेंस, तीनों ही क्या कहलाते हैं, मेंसरिया। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा प्रिजम्पशन यही होता है मेंसरिया का होना, जब तक कौन नहीं है, ऑफेंस नहीं माना जाता। नेक्स्ट, एंटीसिपेटरी बेल। बेल मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन को कहां से छोड़ देना, पुलिस कस्टडी से छोड़ देना, किसके हवाले कर देना, प्राइवेट पर्सन के, जो कि उसकी क्या दे रहा है, गारंटी, श्योरिटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है कि जब इसकी जरूरत होगी इसे कोर्ट में लेकर मैं आऊंगा। वो क्या कहलाती है, बेल। रिलीजिंग अ पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड entrusting him to who is his surety और गारंटर। ठीक है, फिर बेल कितने तरह की होती है, एंटीसिपेटरी बेल और सिंपल बेल। सिंपल बेल अरेस्ट होने के बाद ली जाती है। एंटीसिपेटरी बेल मतलब बेल इन एडवांस। बेल इन एडवांस मतलब अभी तक एक व्यक्ति को पकड़ा, बट उसे लग रिया है, क्या लग रिया है कि कभी भी उसे अरेस्ट कर लेंगे, तो उसने एडवांस में कई के लिए अप्लाई किया है, बेल लेने की। वो क्या कहलाती है, एंटीसिपेटरी बेल। केवल कौन दे सकता है, या कोर्ट ऑफ सेशन। हर कोई सा कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकता। एंटीसिपेटरी बेल देने की भी कंडीशंस होती है कि जब भी उस व्यक्ति को इंट्रोगेशंस के लिए बुलाएंगे, वो आएगा, वो गवाहों को डराएगा, धमकाएगा, देश छोड़कर तो बिल्कुल भी बिना कोर्ट की परमिशन के देश छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर ऑफेंस 2 तरह के हो गए, कौन कौन से, ऐसे ऑफेंस जिसमें क्या मिल जाएगी, बेलेबल ऑफेंस है, और ऐसे ऑफेंस जिसमें बेल क्या कहलाएंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। अब बेलेबल नॉन बेलेबल इनकी कहानी दी कहां है, शेड्यूल फर्स्ट। सीआरपीसी का शेड्यूल फर्स्ट बताता है कौन कौन से ऑफेंस बेलेबल हैं, एंड शेड्यूल फर्स्ट बताता है कौन कौन से ऑफेंस। एक ऑफेंस जो शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंगली बेलेबल है उसे बेलेबल कहा जाएगा, एक ऑफेंस जो शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंगली बेलेबल, नॉन बेलेबल कहा जाएगा, नॉन बेलेबल। फिर कॉग्निजेबल एंड, हाँ क्या था कॉग्निजेबल, जिसमें हम ऑफेंडर को क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, वो भी विदाउट, तो वारंट मतलब परमिशन होती है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाती है। जब भी हम किसी ऑफेंडर को अरेस्ट करना चाहते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, हम किसी अपराधी को पकड़ना चाहते हैं, तो हम हमारी मर्जी से जाकर उसे नहीं पकड़ सकते, हमें किसकी परमिशन चाहिए, मजिस्ट्रेट। एंड मजिस्ट्रेट परमिशन देता है क्या इशू करके, वारंट। बट कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर को इम्प्लाइड पावर है, उसे मजिस्ट्रेट से एक्सप्रेस परमिशन या अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, और वो बिना वारंट के भी जाकर ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है। उन ऑफेंसेस को हम क्या बोलते हैं, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा होगा जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, उसे मजिस्ट्रेट से पूछने की जरूरत, और नॉन कॉग, फिर जो कॉग्निजेबल होता है वो सीरियस नेचर का होता है, जैसे कसाब का ऑफेंस सीरियस नेचर का था,
ऐसा थोड़ी होगा कि पुलिस ऑफिसर कसाब को पकड़ने गया तो वो बोलेगा जा पहले वारंट लेकर आ, तब तक मैं 2-4 को टपका देता हूँ। क्यों? उसके ऑफेंस का नेचर ही ऐसा है कि वो सीरियस नेचर का है। तो वो कैसा हुआ? अब क्या उसे बेल मिलेगी? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल कैसे होते हैं? क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल सीरियस नेचर के नहीं होती, इसलिए उसमें क्या मिल जाती है? बेल। एंड इन सब की कहानी कहां दी है? शेड्यूल फर्स्ट। शेड्यूल फर्स्ट में बताया है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है और इसके कारण क्या है? बेलेबल। बेलेबल, नॉन बेलेबल। ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, इसके कारण क्या है? बेलेबल। और उनकी अगर हम स्टडी करें तो समझ में आता है जो सीरियस नेचर का है वो कॉग्निजेबल है, जो सीरियस नेचर का, समझ में आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है? कंप्लेंट, है ना? तो हमने बोला था जब हम कोर्ट के अंदर क्या फाइल करते हैं? केस। तो जब केस सीआरपीसी या आईपीसी के अकॉर्डिंगली फाइल हो रहा है तो वो कंप्लेंट कहलाता है, और जब वो सिविल के अकॉर्डिंगली फाइल होता है तो उसे प्लेंट कहते हैं। वेरी गुड। जो प्लेंट फाइल करता है वो प्लेंटिफ हो गया, और जो कंप्लेंट फाइल करता है वो, तो कंप्लेंट और कुछ नहीं है, कोर्ट में केस फाइल करना ही है। कंप्लेंट और कुछ भी, हाँ एक्चुअली क्या है, कोर्ट में हम केस फाइल कर रहे हैं। तो अगर हम सीपीसी के अकॉर्डिंगली केस फाइल करते हैं तो उसे प्लेंट फाइल करना बोलते हैं, क्रिमिनल के हिसाब से फाइल करते हैं तो उसे कंप्लेंट। रिश्ता वही है, हाँ शब्द अलग अलग है, भावनाएं बट सेम है दोनों के अंदर, कि हम कहाँ आ रहे हैं? कोर्ट में रेमेडी लेने के लिए। ठीक है? फिर तो कंप्लेंट मतलब बोल दिया है कि सबसे पहले क्या लगाए जाएंगे? एलिगेशन। एलिगेशंस मतलब ब्लेम। एलिगेशंस मतलब क्या होता है? ब्लेम। ब्लेम मतलब क्या हुआ? आरोप। ब्लेम मतलब क्या हुआ? आरोप, है ना? तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट क्या लगा रहा है? आरोप लगा रहा है, एलिगेशंस लगा रहा है। अब वो एलिगेशंस ओरली भी हो सकते हैं और राइटिंग में। वो एलिगेशन कैसे हो सकते हैं? फिर किसी पर्सन के अगेंस्ट लगाओगे, वो पर्सन नोन भी हो सकता है, और एंड कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर के पास तो अपन एफआईआर करते हैं, पुलिस ऑफिसर के पास तो अपन क्या करते हैं? एफआईआर। कंप्लेंट किसको की जाती है? मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करने का पर्पस ये होता है कि हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई तू एक्शन ले, एक्शन ले। तो वो एक्शन ले सके इसके लिए उसके पास जाकर क्या की जाती है? कंप्लेंट। कंप्लेंट में किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? पुलिस रिपोर्ट को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। ये समझ में आया? लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की बात कही है, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाकर वो मजिस्ट्रेट को दे रहा है, या तो मजिस्ट्रेट को ये बोलेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, या ये बोलेगा कि, अब अगर वो बोल रहा है मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो मजिस्ट्रेट से उसे कुछ हेल्प चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में वो खुद जाकर सारा काम कर सकता है। बट अगर ऑफेंस कैसा है तो उसे मजिस्ट्रेट की हेल्प चाहिए, और मजिस्ट्रेट की हेल्प लेने के पर्पज से ही उसने क्या किया है? पुलिस रिपोर्ट फाइल की है। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होना बताया है काहे में? पुलिस रिपोर्ट में क्या बताया? अगर हाँ तो क्या? तो कंप्लेंट मान लेंगे। ठीक है? फिर कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें अग्रीड पर्सन ही कंप्लेंट फाइल कर सकता है, जबकि कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर सकता है ना? तो मैरिज से रिलेटेड केसेस हैं, डिफेमेशन से रिलेटेड केसेस हैं, इनमें केस वही कर सकता है जो अग्रीड पर्सन, विक्टिम। ठीक है? मिसेस शर्मा अगर डिवोर्स लेना चाहती हैं शर्मा जी से, वो कर सकती हैं केस। मिसेस शर्मा की मम्मी बोले कि मेरी छोरी का तलाक करवाओ, तो नहीं, वो केस एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर कंप्लेंट क्रिमिनल में बोलते हैं, सिविल में क्या बोलते हैं? प्लेंट।
कंप्लेंट का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है, कंटेंट्स आपको बताए गए हैं कि आप जब कंप्लेंट फाइल करो तो ये कंटेंट्स का होना जरूरी है। तीन चीजें थी, फिर कौन कौन सी? इंक्वायरी, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन, है ना? तो इंक्वायरी एंड ट्रायल तो कौन करता है? मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? तो सबसे पहले हम पुलिस ऑफिसर के पास क्या फाइल करते हैं? एफआईआर। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर के पास क्या आती है? एफआईआर के बेसिस पर वो देखता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या कॉग्निजेबल है तो उसे वारंट की जरूरत, इमीडिएटली वो क्या स्टार्ट करेगा? बट अगर कैसा था तो वो अपनी पुलिस रिपोर्ट बनाकर किसको देगा? एंड मजिस्ट्रेट फिर उसे वारंट देकर अथोराइज करेगा कि जा ले अपनी जिंदगी, कर ले जो तेरे को करना है ना? तो जैसे ही पुलिस, डायग्राम बनाया था ये रहा। तो ये तीन स्टेजेस होती है, कौन कौन सी? तो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? तो बोले या मजिस्ट्रेट द्वारा अथोराइज पर्सन, जबकि इंक्वायरी और ट्रायल खुद किसके द्वारा की जाती है? मजिस्ट्रेट के द्वारा, है ना? तो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये शुभ काम करेगा कौन। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कब होता है? तो जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास क्या आती है, या पुलिस ऑफिसर को खुद से लगता है कि कोई ऑफेंस हुआ है, या मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है, किसके द्वारा? तो फिर पुलिस ऑफिसर क्या स्टार्ट करता है? इन्वेस्टिगेशन करने का उसका पर्पस होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन करने का उसका पर्पस क्या होता है? हाँ, वो क्या ढूंढता है? एविडेंस। एविडेंसेस कलेक्ट करने के पर्पस से इन्वेस्टिगेशन किया जाता, ठीक है? फिर क्या बोला कि इंक्वायरी और ट्रायल स्टार्ट कब होता है? जैसे ही क्या आती है? कंप्लेंट किसके पास? अभी हमने पढ़ा था कि कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को की जाती है, तो जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास क्या आती है? इंक्वायरी एंड ट्रायल स्टार्ट होता है। पहले क्या स्टार्ट होती है? पहले क्या स्टार्ट होती है? इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट केस का नेचर फाइंड आउट करता है, इंक्वायरी में वो ट्रायल के लिए प्रिपरेशन करता है, वो देखता है समन केस है कि वारंट केस है, समन इशू करना है कि वारंट इशू करना है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, उसको जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, उसे ये केस एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें चेक करता है कौन? मजिस्ट्रेट। काहे के अंदर? इंक्वायरी। और जब वो सारी चीजों से सेटिस्फाइड, तो फिर क्या स्टार्ट करवाता है? ट्रायल। तो यूं कह लो ट्रायल की प्रिपरेशन की जाती है काहे के अंदर? इंक्वायरी। एंड पार्टीज को समन इशू कर दिया जाता है, एंड फिर ओपन कोर्ट में क्या स्टार्ट होती है? जैसे ही लीगली क्या बोलते हैं? ट्रायल। ओपन कोर्ट में क्या स्टार्ट होती है? जिसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बोलते हैं। ये समझ में आया? फिर इन्वेस्टिगेशन एंड कब होता है? तो बोले पुलिस ऑफिसर सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लेता है और उसके बेसिस पर क्या बनाता है? अपनी पुलिस रिपोर्ट, जिसमें वो बताता है कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। जबकि जो हमारी ट्रायल है वो कब खत्म होता है? जब जजमेंट आता है। जजमेंट मतलब कोर्ट का डिसीजन, जो कितने तरह का होता है? डिक्री और ऑर्डर। अब जजमेंट में या तो ये होगा कि जो दोषी व्यक्ति है वो दोषी साबित हो जाए, तो उसे हम क्या कर देंगे? कन्विक्ट। कन्विक्ट कर देंगे मतलब जेल भेज देंगे, या वो निर्दोष साबित हो जाए तो उसे एक्विटल मिल जाएगा। एक्विटल मतलब उससे दोष मुक्त कर दिया जाएगा, तमाम सबूत हालातों और गवाहों को इससे बाइज्जत बरी किया जाता है। हो जाएगा ये। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था? हर वो प्रोसीडिंग्स जिसके दौरान एविडेंसेस एक्सेप्ट किए जाते हैं। क्या एक्सेप्ट किए जाते हैं? वो भी कैसे? ऑन ओथ।
गीता आंटी की झूठी झूठी कसम खाकर देते ना, ठीक है। तो हर वो प्रोसीडिंग्स जिसमें क्या किया जाता है, एविडेंसेस एक्सेप्ट किए जाते हैं ऑन ओथ। एविडेंसेस कलेक्ट करना अलग चीज होती है, एक्सेप्ट करना अलग चीज होती है। एविडेंसेस कलेक्ट करना पुलिस ऑफिसर का काम है। एविडेंसेस वो भी कैसे पुलिस ऑफिसर एविडेंसेस ऑन ओथ कलेक्ट नहीं करता। तो एविडेंसेस ऑन ओथ क्या किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। तो वो प्रोसीडिंग जिसमें हम एविडेंसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन ओथ, वो प्रोसीडिंग्स क्या कहलाती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग। डाउट इसके अंदर? तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मजिस्ट्रेट के द्वारा चलाई जाती है। तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, इंक्वायरी। और तो जुडिशियल प्रोसेस में क्या शामिल है, बट क्या शामिल नहीं है, वेरी गुड। फिर क्या होते हैं हमारे, समन केस और वारंट केस, है ना। समन केस क्या होता है, जो वारंट केस में बताया है, एक ऐसा केस जिसमें ऑफेंडर को क्या मिलेगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस या इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 इयर्स, तो वो क्या कहलाता है, वारंट केस। बट ऐसा केस जिसमें डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजनमेंट बट 2 साल से कम का, तो वो समन केस कहलाएगा, क्योंकि वो क्या नहीं है, वारंट केस नहीं, समन केस कहलाएगा। ये चीज आई समझ में अपने को? फिर क्या बोला है कि समन 2 पर्पज से इश्यू किया जाता है, समन फॉर और समन टू प्रोड्यूस। वारंट भी 2 पर्पज से होते हैं, सर्च वारंट, और दोनों का एग्जीक्यूशन का तरीका अलग होता है, दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही है। जैसे समन फॉर अपीयरेंस में हम ऑफेंडर को या विटनेस को बोल रहे हैं कि भाई इस डेट पर, टाइम पर, वेन्यू पर तेरे को खुद कोर्ट में आना है, हम तेरे को सरकारी गाड़ी में मेहमान बना के नहीं लाएंगे, तो खुद आ जा। जबकि वारंट में हम उसे पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं, उठा ला इसको जबरदस्ती, जिस हालत में जहां पर हो वैसा उठाकर ले। ठीक है। फिर समन टू प्रोड्यूस में हम उस व्यक्ति को बोलते हैं, तेरे पास जो ये डॉक्यूमेंट और चीजें हैं, कहां लेकर आ, कोर्ट में लेकर आ कोर्ट में, हमें जरूरत है। जबकि सर्च वारंट में हम पुलिस ऑफिसर को अथोराइज करते हैं, काहे के लिए, कि तू ये सारी चीजें ढूंढ कर लेकर आ, के भरोसे मत रह, जा ढूंढ के लेकर। नेक्स्ट क्या है, टू पास सेंटेंस मतलब टू पनिश, सजा सुनाना। तो यहां कोर्ट के पावर्स दिए हैं, किसके पावर्स दिए हैं, कि कोर्ट कितनी मैक्सिमम क्या दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है ना। तो जितना बड़ा कोर्ट होगा उसके पास उतने ज्यादा पावर होंगे, जैसे जैसे कोर्ट छोटा होता जाएगा पावर कम होते जाएंगे। तो सबसे बड़ा कोर्ट वैसे कौन सा होता है, बट उसके पावर सीधे कहां से आते हैं, सीआरपीसी से आ रहे हैं क्या, इसलिए स्टार्ट कहां से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट किसी भी तरह की जो लॉ के द्वारा, लॉ में लिखा होगा ना, हर वो काम हाई कोर्ट कर सकता है, मनमाने तरीके से कुछ नहीं कर सकता। जैसा लॉ में लिखा हो वैसा कौन कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जाए समझ में अपने को? फिर क्या बोला है, सेशन जज और वो भी किसी भी तरह की सजा सुना सकते हैं। बट अगर आप ये भी किसी भी तरह की सजा सुनाएगा और हाई कोर्ट भी सुनाएगा तो बराबर हो गए, मतलब इनके पावर हाई कोर्ट से तो कम रहेंगे। तो हाई कोर्ट तो क्या दे सकता है, लाइफ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी ड्यूरेशन, ये भी कर सकते हैं। बट अगर ये क्या देना चाहते हैं, डेथ सेंट, तो इन्हें किसकी कंफर्मेशन लगेगी, हाई कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं कर पाए। फिर कौन है, वो मैक्सिमम सजा, मतलब वो लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकता, डेथ सेंटेंस, इंप्रिजनमेंट, मैक्सिमम,
और फाइन तो कितने का भी लगा सकता है। फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ, फाइन कितना भी लगा सकता है। फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैक्सिमम सजा या 10,000 का फाइन या दोनों। फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैक्सिमम सजा और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब जिस एरिया में वो है उस एरिया के इन सब के पावर सीएमएम के पास होते हैं। तो सीधे बोलें ये मैक्सिमम कितनी सजा सुना सकता है? 7 साल। अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हुआ करते थे मेट्रोस के अंदर, ठीक है, तो इन सब का काम करते थे, तीनों का काम कर देते थे। ये समझ में आया अपने को? फिर अगला हेडिंग क्या दिया है? हाँ, इसमें हमने बोला था कि अगर किसी ऑफेंडर पर हमने फाइन भी लगाया है और उसको सजा भी दी है, सजा के लिए तो जबरदस्ती उठाकर कहां डाल देंगे, बट अगर वो फाइन का पेमेंट, तो हम जबरदस्ती कहां से लेंगे? उससे नहीं ले सकते। तो फिर फाइन के पेमेंट में अगर डिफॉल्ट किया है, वापस से बोलो, अगर, तो हम उसे कहां भेज देंगे? तो दो तरह का इंप्रिजनमेंट हो गया, एक तो क्या हो गया सब्सटेंटिव प्लस दूसरा क्या एडिशनल। सब्सटेंटिव मतलब तो जेल जाना ही है, उसके बदले में अगर आप पैसे दोगे तो भी छूट जाओगे क्या? एंड एडिशनल होता है इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, जैसे किसी पर 5,000 का क्या लगाया फाइन और बोला अगर वो 5,000 नहीं दे रहा है तो 2 महीने की और सजा। तो ये एडिशनल सजा तब मिलती है जब सामने वाला क्या पे नहीं करता है, फाइन। ये चीज आई समझ में अपने को? तो कितना एडिशनल इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है, इसके लिए दो चीजें हमने ध्यान करी थी। पहला, एडिशनल इंप्रिजनमेंट जो है, हमने बोला था सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा सबसे पहले? हाँ, तो जैसे मजिस्ट्रेट कौन सा था? फर्स्ट क्लास का। उसके मैक्सिमम पावर कितने हैं, मतलब कितने महीने, उसका कितना, तो 9 महीने से ज्यादा का एडिशनल इंप्रिजनमेंट नहीं दिया जा सकता। एंड सेकंड चीज यही थी कि सब्सटेंटिव प्लस एडिशनल मिलाकर मजिस्ट्रेट के मैक्सिमम पावर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या क्या मिलाकर? मजिस्ट्रेट के मैक्सिमम पावर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, हमने करा भी है ना। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन कौन सा हो गया? 41। इन सिचुएशन में, अच्छा ये एक तरह से शेड्यूल 1 दिया है हमें, फर्स्ट दिया है, इसमें सब क्या बताए हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। एक तरह से लिस्ट दी गई है उन ऑफेंसेस की जिसमें ऑफेंडर कैन बी अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। ये चीज आई समझ में अपने को? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके ऊपर, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आता है ना। चले देखते हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में क्या करता है कोई, मतलब भाई की इतनी हिम्मत हो गई कि पुलिस वाला खड़ा है फिर भी कौन सा ऑफेंस कर रहा है, तो क्या पुलिस ऑफिसर उसको बोलेगा तू रुक मैं वारंट लेकर आता हूं, कि उठा लेगा, धर लेंगे उसको, वो भी बिना। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट रीजनेबल क्या मिली है, कंप्लेंट या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, या कि वो काई में इन्वॉल्व है जिसमें उसे कम से कम कितने साल की सजा होगी? हाँ 7 साल या ज्यादा, हाँ मे बी लेस देन 7 years और मे एक्सटेंड टू, मतलब अप टू 7 साल तक की सजा होगी उसको। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर पुलिस ऑफिसर के पास ये रीजन है बिलीव करने का कि ऑफेंस उसी ने किया है, पुलिस ऑफिसर को तो केवल इंफॉर्मेशन मिली थी, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है
कि ऑफेंस भी इसी ने, एंड पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है। बोले क्या कि ये फर्दर कोई ऑफेंस ना कर सके, ये फर्दर कोई ऑफेंस, इसके लिए इसे अरेस्ट करना जरूरी है। फिर इसको अरेस्ट करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम प्रॉपरली क्या कर सकें, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली क्या कर सकें। हाँ, फिर अगर इसे अरेस्ट नहीं किया तो एविडेंसेस को छुपा देगा, उनके साथ छेड़खानी करेगा एविडेंसेस के साथ, ठीक है। और ऐसी फोर्थ बोला है कि वो गवाहों को डरा धमका सकता है, क्या कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर पुलिस ऑफिसर उसे क्या कर लेगा, अरेस्ट। ये नया पॉइंट आया है ना, ये पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। जो पॉइंट बताया ना मैंने बी वाला, ये नया पॉइंट आया है। तो अगर किसी के अगेंस्ट क्या मिलती है, रीजनेबल कंप्लेंट या क्रेडिबल, या कि उसने क्या किया है और ऑफेंस ऐसा उसको 7 साल तक की सजा, 7 साल या उससे कम की सजा हो सकती है। तो बोले पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं, तो बोले ये चीजें और सोच। पहला, तेरे को लग रहा है क्या उसी ने ऑफेंस किया है, हाँ लग रहा है। फिर बोले हम अरेस्ट कर रहे हैं, जरूरी है, क्यों, ताकि उसे फर्दर ऑफेंस करने से रोक सकें, हम प्रॉपर तरीके से क्या कर सकें। नहीं पकड़ा तो वो एविडेंसेस को छुपाएगा, टेम्परिंग कर देगा, गवाहों को डराएगा धमकाएगा, और फिर बाद में कोर्ट बोलेगा जाकर उसे पकड़ कर लेकर आ, तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, तो हम उसे आज ही क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। ये चीज आई समझ में अपने को। फिर थर्ड थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगेन वही क्या मिली है कि एक व्यक्ति ने कौन सा ऑफेंस किया है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा या डेथ सेंटेंस होगा। सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है, सेकंड वाले में अप टू 7 इयर्स था, इसमें क्या है मोर देन या डेथ सेंटेंस है। एंड पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि ऑफेंस किया भी, उठा लो, बाकी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ऑफेंस ऐसा कि 7 साल से ज्यादा की सजा या डेथ सेंटेंस वाला है, उठा लेंगे, सीधी सी बात। फिर प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मतलब क्या था, तो अगर किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम किया, प्रोक्लेम किया मतलब एज एन पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि भाई तो ऑफेंडर है, पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया क्या, तो पुलिस ऑफिसर उसे जहां भी देखेगा उठा लेगा। फिर किसी व्यक्ति के पोजीशन में से क्या मिलती है, एंड पुलिस ऑफिसर को लग रहा है चुराई भी इसी ने है, बाइक वाला केस पड़ा था ना बनना। फिर अगर पुलिस ऑफिसर को एक व्यक्ति क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट, क्या करता है बेटा, उसकी लीगल ड्यूटीज, उसकी लॉफुल ड्यूटीज कंप्लाई करने से, है ना, तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के कर लेगा, उसको उठा लेगा, उठा लेगा बिना वारंट के। फिर अगर एक व्यक्ति को क्या डिक्लेयर किया है, डेजर्टर मतलब, हाँ किसके द्वारा, आर्मी के द्वारा, उठा लो उसको। फिर क्या है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या थी कि अगर हमारा किसी कंट्री के साथ ये अरेंजमेंट है कि वहां का अपराधी भागकर अगर, तो हम पकड़कर उनको दे देंगे, और हमारा भागकर अगर, तो अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस इंडिया के उस कंट्री में किया जिसके साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, और ऑफेंस ऐसा है कि अगर इंडिया में होता तो वो कॉग्निजेबल होता, मतलब बिना वारंट के उसे तो अभी भी उठा लाएंगे। फिर एक व्यक्ति क्या है, अगर रिलीज कन्विक्ट मतलब यार बेल पे छूटा बाहर, अभी हमने पढ़ा बेल पर अगर छोड़ते हैं तो उसके ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, और वो नालायक उन रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मान रहा है, इंडिया छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा है, गवाहों को डरा धमका रहा है, उठा लेंगे, बिना वारंट के उठा लेंगे। फिर एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा दूसरे पुलिस ऑफिसर को क्या की जाती है, रिक्विजिशन, क्या की जाती है कि देख बे, मेरे एरिया का ऑफेंडर भागकर तेरे एरिया में आ गया है, मैं आ रहा हूं उसको लेने, बट मैं आऊंगा तब तक वो भाग जाएगा, तू पकड़ ले जाकर, तू पकड़ कर तेरे यहां रख, मैं आता हूं लेने। तो जैसे इंदौर में किसी ने ऑफेंस किया, भागकर कहां चला गया, मुंबई, इंडिया के बाहर नहीं मुंबई में गया, अब हमें मालूम पड़ा मुंबई में इस घर के अंदर या इस लोकेशन पर वो है, अब हम इंदौर से मुंबई जाएंगे 24 घंटे तो पहुंचने में लग जाएंगे, तब तक वो हो सकता है अपना ठिकाना चेंज कर ले। तो उसके लिए हम पहले मुंबई पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेंगे, यार मेरे एरिया, मेरा ऑफेंडर तेरे एरिया में आया, तू जाके पकड़ना उसको, तू पकड़ के थाने में रख, मैं आ रहा हूँ लेने उसको।
तो अगर ऐसी रिक्विजिशन मिली है कौन से ऑफेंस की, उठा लेंगे, बिना वारंट के उठा लेंगे। ये समझ में आया अपने को? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है? अब 41 क्या कर रहे हैं? विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे हैं। 41 में क्या कर रहे हैं? यार ये तो पुलिस ऑफिसर को हमने बहुत ज्यादा वाइड पावर दे दी है यार, उसे मजिस्ट्रेट से अपने सीनियर से पूछने की जरूरत ही नहीं है यार। ये इंपॉर्टेंट है हेडिंग बहुत, इस पर्पज से क्योंकि ये नया जुड़ा है। तब सेक्शन था पहले से 41, बट ये 41A और 41B जो है ये एक्ट में अमेंडमेंट करके अभी जोड़े हैं रिसेंटली, ज्यादा पुराने नहीं है एज कंपेयर टू एक्ट। एक्ट तो कब का है? ये इतने पुराने नहीं, 2-4 साल ही पुराने, इसलिए इनके आने के चांसेस हैं, है ना। तो बोल दिया क्या कि भाई अब पुलिस ऑफिसर को हमने वाइड पावर तो दे दी है, तो ऐसा हो सकता है जिसके पास ज्यादा पावर होते हैं वो पावर्स को क्या करता है? मिसयूज। स्पाइडरमैन ने भी किया था, फिर उसका पप्पा समझा के गया था, बोले क्या, ग्रेट पावर्स के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। ये लाइन भी याद नहीं तुमको स्पाइडरमैन की? देखी नहीं है? चलो अच्छा क्या नहीं देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहुबली देखी कि नहीं? जय महिष्मति। सुनो, AGF भी देख ली क्या? मेरे को तो समझ में नहीं आई वो क्यों चल रही इतनी यार, उसमें क्या है? मार काट खून खच्चर के अलावा है क्या उसमें यार? उससे तो RRR फिर भी अच्छी थी, देखी कि नहीं देखी? पढ़ लो अभी बैठ के, ये छोरी सारी मूवीज देखती रहती बैठ के। बेटा वो टाइम पास के लिए ही आया है, उसको नहीं पढ़ना है, मेरे से सुन ले तू। बेटा तू मुझे गलत प्रूव करेगा तो तेरे से ज्यादा खुशी मुझे होगी, है ना। 25 अगस्त को अगर तेने मेरे को गलत प्रूव किया तो तेरे से ज्यादा खुशी मुझे होगी, अपने गलत सिद्ध होने पर पहली बार। तेरे पास होने की पार्टी भी दूंगा मैं। बहाने पढ़ ले यार, क्या फर्क पड़ रहा है? पुलिस सर का पत्ता काटेंगे अपन, इसी खाने बहाने पढ़ ले, पढ़ तो ले। जैसे पढ़ने वालों को भी पढ़ने का बहाना चाहिए ना, जैसे पीने वालों को पीने का, प्यास लग रही है पानी पीना है तो बहाना चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब। तुम क्या सोच रहे थे? और इतना हंस क्यों रहे हो? मतलब तो पानी का ही सोच रहा था मतलब, हाँ? देख बच्ची, रसना, ये बड़ी नहीं हुई अभी तक, रसना ही पी रही है। हमारे टाइम तो रसना का ऐड आता था, अब आता है कि नहीं पता नहीं। वो छोटी बच्ची आती थी उसमें, आई लव यू रसना, ऐसा करके बोलती थी वो। आता अभी भी आता नहीं आता? अरे सुनो सुनो सुनो, बस बस हो गया, बहुत हो गया। तो अब 41 में अपन ने अनाप शनाप पावर तो दे दी है यार, तू उठा लेना, बिना वारंट के उठा लेना। अब अगर उसने उन पावर को क्या किया तो यार हमें अच्छा नहीं लगेगा यार। तो इसलिए बोला है कि 41 में जब पुलिस ऑफिसर अपने पावर क्या करे, अबे मिसयूज नहीं, यूज करे, तो वो कुछ मेजर्स फॉलो करे। 41 में जब वो अपने पावर क्या करे, ये वर्ड बोला, ये क्या, ये बोलो क्या है इसका मतलब? तो उसको सावधानी के साथ कुछ प्रिकॉशंस रखते हुए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए करना है। सर समोसा खिचला देना, अबे खिला देना, अच्छा। बस दो चटनी ने लिखा खिचला है, बोल खिला लिखना चाह रहा था। हाँ बेटा, दो चटनी के साथ नहीं तो कुछ 4 चटनी के साथ खिलाऊंगा, तू बस पास हो जा। मनीष सिंह। हाँ बस 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 इधर आ जाओ। ये समझ में आया तुमको कि 41 में जब पुलिस ऑफिसर अपने ये प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सावधानियां रखनी, ये चीजें ध्यान रखकर किसी व्यक्ति को क्या करना है? अरेस्ट, है ना। तो सबसे पहले 41A दिया है, ठीक है। तो बोल दिया है क्या कि पुलिस ऑफिसर को सबसे पहले जब क्या मिलती है? रीजनेबल कंप्लेंट, या क्या मिलती है? हाँ, या डाउट हो रहा है ना, एक पर्सन ने क्या कमिट किया है और उसे लगता है
कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, ऑफेंस, उसको लग रहा है ना ऐसा, है ना, तो फिर उसे हम क्या इशू करेंगे, नोटिस। क्या इशू करेंगे कि भैया इस डेट पर इस टाइम पर मेरे सामने आ जा। तब जाकर खुद पकड़ कर लाने के बजाय हम उसे नोटिस इशू कर देंगे, आ जा रे, मेरा मन घबरा, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो वो आ जाएगा, है ना। तो हमने नोटिस इशू किया और भाई आ गया, हमने नोटिस इशू किया, और तो फिर जब वो आ रहा है, कॉपरेट कर रहा है, तो मत अरेस्ट करना उसको। जब मजिस्ट्रेट बोलेगा तब कर लेंगे, मत कर, अगर वो कॉपरेट कर रहा है। हाँ, अगर वो आया बट फिर भी हमें डाउट लग रहा है, कह रहा तो भाग जाएगा, पकड़ लेना, जाने ही मत देना उसको। या वो आया ही नहीं है वो, तो फिर निकलेंगे हम गड्डी लेकर कि रास्ते में सड़क पर जहां पर भी मिल जाएगा वो खा लाएंगे। तो ये प्रिकॉशन हमें लेना है, एकदम से उसे उठा ना ले। सबसे पहले हम उसे क्या करें, नोटिस इश्यू करके अपॉर्चुनिटी दें। किस बात की अपॉर्चुनिटी, देख बे ये तेरे अगेंस्ट आरोप है, तो आकर तेरी सफाई में तेरे को क्या कहना, आजा बोल। अब वो आया है, आपको सेटिस्फाइड कर रहा है, सारी चीजों में कॉपरेट कर रहा है, मत करो अरेस्ट। बट अगर वो नहीं आया या आपको कॉपरेट नहीं कर रहा है, उठा ले यार। फिर 41B प्रोसीजर बताता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हो, अरेस्ट, तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है ना। तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि एक्यूरेट, विजिबल और क्लियरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, जो उसके आइडेंटिफिकेशन को कर सके प्रॉपर, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। फिर एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे हम, हाँ, मतलब उसके अरेस्ट से रिलेटेड कहानी लिखने के लिए, क्या कि हम उसे अरेस्ट कर रहे हैं, कम से कम एक गवाह की उपस्थिति में, जो कि कौन होगा, उसका फैमिली मेंबर या रेस्पेक्टेड मेंबर हो सकता है, लोकेलिटी का अड़ोस पड़ोस का भी कोई हो सकता है। फिर उस व्यक्ति के हम क्या करवा लेंगे, उसके साइन करेंगे, है ना। फिर उस व्यक्ति को हम बता देंगे, उसके रिलेटिव को इंटीमेट कर देंगे। हाँ, अगर रिलेटिव के सामने ही उसे क्या किया गया था, अरेस्ट, तो बात अलग है, तो बात अलग है। समझ में आया। फिर जिसको आपने अरेस्ट किया है उसको अपने वकील से, हाँ, सलाह मशवरा करने का राइट रहेगा, है ना। और इंट्रोगेशन के दौरान भी उसका एडवोकेट वहां मौजूद रह सकता है। आपने मूवीज वगैरह में देखा हो, जब पुलिस वाला पूछता तो वकील बैठा रहता, वकील बोल देता कितनी बार, तेरे को इस क्वेश्चन का जवाब देने की जरूरत नहीं है, चुप रह, मत दे। राइट बनता, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू रिमेन साइलेंट। आर्टिकल 19 के अंदर पढ़ा था ना अपन ने, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, कि हमें तो चुप रहने का अधिकार भी नहीं, बोलना ना, ठीक है। तो यहाँ इस केस में, ये केस याद करने की बोली थी मैंने, है ना। केस में बोला है कि भाई ड्रेस्टिक पावर दिए हैं, बहुत सुपीरियर पावर दे दिए गए हैं पुलिस ऑफिसर को, काय बात के लिए, कि वो किसी को भी उठा सकता है। वो पावर बहुत सावधानी के साथ वो यूज करे, इन प्रिकॉशन के साथ करे, उससे वो प्रॉफिट का मैटर ना बनाए। मतलब अपने पावर दिखाते हुए किसी से टेम्पटेशन लेते हुए या ब्राइब वगैरह नहीं ले लेनी अपने को, उनको मिसयूज नहीं करना है, इसलिए आप इन प्रिकॉशंस को यूज करते हुए काम करें। ये समझ में आया। अबव जजमेंट अप्लाइज टू क्राइम्स पनिशेबल अप टू 7 ईयर। 7 साल से ज्यादा वाला है ना, या डेथ सेंटेंस वाला है ना, तो हम ध्यान नहीं रखेंगे, फिर हम उठा लेंगे जाके। मतलब ऐसा थोड़ी कि कसाब लोगों को मार रहा तो पहले उसको नोटिस देंगे, आजा, ऐसा करोगे। नेक्स्ट, अगला हेडिंग क्या दिया है, अब एक पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो क्या हम बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम उससे क्या पूछ रहे हैं, उसका नाम, एड्रेस का पता बता रिया है क्या वो, या बता तो रहा, हमें लग रहा है, उठा लो उसको, अंदर ही बिठा लो, कोई टेंशन। प्राइवेट पर्सन कौन होता है, जो पुलिस ऑफिसर नहीं, आप और हम पुलिस ऑफिसर नहीं तो हम प्राइवेट पर्सन है। क्या हम किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, तो बोले सीआरपीसी में तो राइट नहीं दिया है, बट जनरल राइट है। बोले क्या, जनरल रेमेडी है प्राइवेट पर्सन को, कि हमारी प्रेजेंस में अगर क्या होता है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्या होता है कोई, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, अरेस्ट। या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, क्या है कोई,
जैसे अगर हमें भी कहीं दाऊद इब्राहिम दिख जाता है निहत्था, उसके पास कुछ नहीं हो, है ना, तो हम जाकर उसे क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये समझ में आया अपने को। फिर अरेस्ट बाय, इसका अपन ने यही पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट जिसको सजा सुनाने का राइट रखता है उसको अरेस्ट कर सकता है। फिर अरेस्ट कैसे करोगे, उसके हाथ पांव जोड़ेंगे हम कि प्लीज मेरे साथ चल, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो मिनिमम मिनिमम फोर्स यूज करते हुए हमें उसे क्या करना है, अरेस्ट करना है, कम से कम बल प्रयोग करना है, नहीं क्या। और गोली बोली तो तब तक नहीं मारना जब तक कि उसका ऑफेंस ऐसा ना हो कि उसे डेथ सेंटेंस मिल सकता हो। ठीक है, अब एक चोर है, 2-4 साल की सजा होगी, फिर भी आपने उसे गोली मार दी, नहीं, गोली मारने की भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। हवा पहले वार्निंग देना है, फिर हवा में फायर करना है, फिर टांग पे मारना है, तब तक वो आपको ठोक कर चला जाएगा। ये समझ में आया। और अरेस्ट करने के बाद मैक्सिमम कितने घंटे में कहा ले जाएंगे, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। हो जाएगा ये, चलो कल करते हैं आगे, मेरे ख्याल से कल खत्म कर देंगे इसको भी अपन। स्पीड ठीक चल रही है अपनी, कम ज्यादा करनी है, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज खत्म करते हैं अपन।